Hello everyone, welcome back to Psyche Chat with Shikha Sharma. How are you all? I hope you all are doing good. Yes. चलिए तो आज नेक्स्ट वीडियो शुरू करें. आज हम इस टॉपिक में इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या चीज? फैक्टर्स अंडरलाइन अबनॉर्मल बिहेवियर. हमने हिस्ट्री कर ली अबनॉर्मल बिहेवियर की. आज हम फैक्टर्स करेंगे. आज हम हाफ फैक्टर्स करेंगे, बाकी हम कल करेंगे बिकॉज थियरीज काफी ज्यादा है इसमें. अगर मैं आज पूरा कराती हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए आधा आज करेंगे आधा कल. और परसों से फिर हम नेक्स्ट अपने जो डिसऑर्डर्स का टॉपिक है एग्जैक्टली डिसऑर्डर्स को हम शुरू करेंगे. फाइन. हाँ, एक दिन में एक डिसऑर्डर आई ट्राई टू बाइंड अप. एंजाइटी डिसऑर्डर्स इन वन डे, then bipolar and related disorders, depressive disorders again next day. In that way हम लोग उस चीज को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, चलिए शुरू करें. हाँ, बाय नेक्स्ट वीक हम लोग इस चैप्टर को कवर कर लेंगे. उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा थ्योरी थेरेपीज का. वो बहुत इंटरेस्टिंग है. 5th चैप्टर होने के बाद तो आप बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं. 6th 7th चैप्टर बहुत इजी चैप्टर्स हैं, बहुत डिफिकल्ट उसमें कुछ भी नहीं है. तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. चलो, फैक्टर्स अंडरलाइंग अबनॉर्मल बिहेवियर मतलब क्या है? अबनॉर्मल बिहेवियर के अंडरलाइंग फैक्टर्स यानी कि कहीं ना कहीं पे उसके कॉजेज क्या हैं या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या रीजंस हो सकते हैं अबनॉर्मल बिहेवियर के होने के. ठीक है, कोई भी इंसान बहुत वियर्डली अजीब से बिहेव कर रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है चीजों पे, घबराहट बहुत हो रही है, डिप्रेशन में है, नेगेटिव थॉट्स हैं, सुसाइडल आइडिएशंस हैं, उनका रीजन क्या हो सकता है? बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना. अब हम उनको पढ़ते हैं कि क्या एक्चुअली मेजर फैक्टर्स हो सकते हैं. तो देयर आर मेजरली 2 फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड देन नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल मॉडल्स, जो एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं. ठीक है, पहले हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स को स्टडी करते हैं. अब जो साइकोलॉजिकल मॉडल्स हैं उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट थियोरीज के बेसिस पे रीजन देखेंगे कि अलग अलग थियोरीज में, अलग अलग स्कूल्स में बेसिकली कौन से रीजंस दिए गए हैं. ठीक है, बायोलॉजिकल में हम पहले बात करते हैं. अब आप मुझे बताएं बायोलॉजी से हमारा क्या मतलब होता है? हमारी बॉडी है ना, फिजिकल हमारी जो बॉडी है उसमें कोई चेंजेस आ जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो हो सकता है. जैसे सर पे किसी को चोट आई है, किसी का ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है. हाँ, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें. सी, ब्रेन का ऑपरेशन इज ब्रेन को, स्कल को पूरा ओपन करना, उसको ऑपरेट करना, वापस से उसको सेम तरीके से सेट करना एंड एवरीथिंग. वो बहुत डेंजरस हो जाता है. बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जिसका ब्रेन का ऑपरेशन एक बार हो जाए तो थोड़े बहुत बिहेवियर में चेंजेस, कुछ काइंड ऑफ अजीब अजीब से कुछ चीजें इनको देखने को मिलती हैं. हल्का वही मेमोरी लॉस, कुछ चीजें याद नहीं रहती, चीजों को रख के भूल जाते हैं. या फैमिली में मतलब कभी कभी ऐसे अलग अलग बातें करते हैं. तुम्हें मैंने कहीं देखा है, मतलब कुछ अजीब सी चीजें होना, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी सी फेड हो जाती है. मतलब इस तरह के चेंजेस, इस तरह के सिम्टम्स हम देख सकते हैं ऐसे लोगों में जिस किसी का भी ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है. तो माइन्यूट जो चेंजेस हैं वो उसमें आते ही आते हैं. बिल्कुल, वो तो चाहे कोई भी आप बॉडी का किसी भी पार्ट का ऑपरेशन कराए ना, वो बिल्कुल पहले की तरह फंक्शन नहीं करता है, चाहे आप कुछ भी हो. अगर इवन आपके हैंड में थोड़ा बहुत बहुत माइनर सा फ्रैक्चर भी हुआ है तब भी वो प्रॉपरली काम नहीं करता. वो बार बार आपके विंटर्स में वो पेन करेगा, वो तकलीफ देगा. हाँ, ऑफ कोर्स एज फैक्टर भी उसमें होता है. अगर आपकी ग्रोइंग एज है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आप ओल्डर एज में आपको फ्रैक्चर हो जाए तो वो दैट इज समथिंग इम्पॉसिबल टू गेट क्योर्ड. तो वहां पे चीजें डिफिकल्ट हो ही जाती हैं. तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स की हम बात करते हैं. So biological factors influences all aspects of our behavior, right? A wide range of biological factors such as faulty genes, हमारे जीन्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इस तरह के डिसऑर्डर्स होना बहुत नॉर्मल है. एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होना, हॉर्मोन्स में मल न्यूट्रिशन, प्रॉपर अगर हम डाइट नहीं ले रहे हैं, इंजरीज, कोई चोट वगैरह लग जाए, या अदर कंडीशंस में इंटरफेयर विद नॉर्मल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी.
ये तो हम जानते हैं सब, है ना। अगर हम नोटिस करें जीन्स में कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अदर एक्टिविटीज की। एंडोक्राइन इम्बैलेंस हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ तो न्यूरोट्रांसमीटर्स में भी इम्बैलेंस होगा, बहुत सारे चांसेस हैं उसके। उसकी वजह से क्या होगा? डिसऑर्डर्स होंगे। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? जो हमारी अपने 11th में पढ़ा होगा ना, साइनेप्स के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में, है ना। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बीच में, न्यूरॉन्स कभी भी इस तरीके से कनेक्टेड नहीं होती है, ऐसे होती है, बीच में गैप होता है। जो ये बीच का स्पेस है इसको हम बोलते हैं साइनेप्स। अब एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन जब ट्रांसफर हो रही है तो ये पुश हो रही है ना इंफॉर्मेशन। पुश किसकी वजह से हो रही है? न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से। यहाँ पे एक लिक्विड और केमिकल मौजूद है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो इस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर फंक्शनिंग में, उसकी प्रॉपर ट्रांसफरिंग में हेल्प करता है, राइट। अगर किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर में जो हमारी बॉडी में अप्रोप्रिएट होना चाहिए लेवल, उसमें इम्बैलेंस हो जाता है, डिसऑर्डर हो सकता है ना। डब्ल्यूबीसी काउंट आपकी बॉडी में ज्यादा हो गया या कम हो गया तो, हीमोग्लोबिन कम ज्यादा हुआ तो दिक्कतें आती है ना। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है, सेम चीज। अब देखें क्या होता है, क्या क्या कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए आप पढ़ सकते हैं। हाँ, ये आपको याद रखने पड़ेंगे वैसे। Abnormal activity by certain neurotransmitters can lead to specific psychological disorders. Like anxiety disorder हो सकते हैं, किससे जुड़े हुए हैं? गामा इम्यूनोब्यूट्रिक एसिड यानी कि गाबा, गाबा से जुड़े हुए हैं कौन से डिसऑर्डर्स? एंजाइटी डिसऑर्डर्स। जब इनकी एक्टिविटी लो हो जाती है तो हमें एंजाइटी हो जाती है। स्किज़ोफ्रेनिया, एक्सेस एक्टिविटी ऑफ डोपामाइन, डोपामाइन की एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होता है। डिप्रेशन टू द लो एक्टिविटी ऑफ सेरोटोनिन, सेरोटोनिन में जब लो हो जाए तो डिप्रेशन, और ज्यादा हो जाए तो मेनिया। फाइन। अब डोपामाइन का मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट करना चाहूंगी। जब कोई भी इंडिविजुअल बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है या कोई तरह के हम ड्रग्स लेते हैं तो उसमें भी, उस सिचुएशन में भी डोपामाइन के लेवल हाई हो जाते हैं। ऑफ कोर्स वहां पे भी न्यूरोट्रांसमीटर्स का डिस्टर्ब होना जाहिर सी बात है। ड्रिंक में या किसी भी तरीके के ड्रग में या एडिक्शन में, किसी भी तरीके के बेसिकली नशे में न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस होता है। और जब हम उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं तो वो चीजें हमारी एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती हैं। डोपामाइन का लेवल हाई होने की वजह से आपने देखा होगा ना ड्रिंकर्स को, वो हेलुसिनेट करने लगते हैं, इमेजिनरी पर्सन को बैठे हुए बात कर रहे होते, तू मेरा दोस्त है काइंड ऑफ थिंग्स। वो क्यों है? बिकॉज ऑफ एक्सेस एक्टिविटी ऑफ डोपामाइन। उसकी वजह से कैसे सिम्टम होने लगते हैं? स्किज़ोफ्रेनिया जैसे। स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? साइकोटिक डिसऑर्डर जिसमें हैलुसिनेशंस होती हैं। कोई है नहीं आपके पास बट आपको आवाज सुनाई दे रही है, आपको एक इंडिविजुअल दिखाई दे रहा है और आप उससे बात कर रहे हैं, हैलुसिनेशंस। ठीक है, तो डोपामाइन के लेवल हाई होने की वजह से ऐसा होता है। तो आप ये याद रखें, स्किज़ोफ्रेनिया मतलब हैलुसिनेशन, हैलुसिनेशन मतलब डोपामाइन, उसको उसका ज्यादा होना। फाइन। आप देखते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। देखो, अगर पेरेंट्स में कोई डिसऑर्डर है, पेरेंट्स में से किसी को भी डिप्रेशन, बाइपोलर या स्किज़ोफ्रेनिया या कोई भी इस तरीके का डिसऑर्डर है, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि बच्चों में भी डिसऑर्डर ट्रांसफर हो जाते हैं। अब पेरेंट्स को अगर बाइपोलर होगा, जरूरी नहीं बच्चे को भी बाइपोलर ही हो, बच्चे को डिप्रेशन भी हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है, चांसेस यहाँ पे ज्यादा हैं। ऐसे ही हम देखते हैं ना जीन्स में, जैसे ट्राइसोमी होती है अगर 21 नंबर क्रोमोसोम में, तो वहां पे क्या होता है? डाउन सिंड्रोम हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे चीजें हैं जो जेनेटिकली हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगर पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट नहीं है तो ये जाहिर सी बात है कि बच्चा भी जरूरी नहीं कि इंटेलिजेंट हो, अगर नहीं है तो बहुत एक्सेप्शनल केसेस में है, अगर नहीं है तो वो क्योंकि पेरेंट्स नहीं है तो बच्चा भी नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल। यस, दिस हैपेंस। इसके बारे में तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है ना, इंटेलिजेंस में हेरिडिटी वाला टॉपिक हमने पढ़ा है ना। जब हमारे आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो वो कितने एक दूसरे से रिलेटेड हैं, अगर वो
फ्रेटर्नल ट्विंस हैं तो क्या है, मतलब इस तरीके की चीजें हमने उसमें पढ़ा है ना, कितने उसमें रिलेटेड हैं, 90%, 95%, 70%, 50%, राइट। तो वो चीज याद रखें। तो जेनेटिक में वही चीजें हैं। ऑल राइट, चलो अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल मॉडल्स की। मॉडल्स की जब हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं अलग अलग साइकोलॉजिकल स्कूल्स की। स्कूल्स कौन से हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं थियरीज की भी। साइकोडायनेमिक स्कूल है, साइकोडायनेमिक थियरी है, उसके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं फ्रॉइड कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं एक इंडिविजुअल को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने में। फाइन। ऐसे ही बिहेवियरल थियरीज क्या कहती हैं, कॉग्निटिव थ्योरीज क्या कहती हैं। तो इस तरीके के अलग अलग करके हम थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे कि सो एंड सो थ्योरी क्या बोलती है भी, क्या बेसिकली रीजन हो सकता है किसी भी इंडिविजुअल को साइकोलॉजिकल इश्यूज क्रिएट होने का। ठीक है, तो एक जनरल सी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि वैसा होगा ही, वो अपनी अपनी पॉसिबिलिटीज इन्होंने बताई हैं, वही हमें याद रखना है। क्योंकि जब हम किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं ना, ट्रीटमेंट देने के वक्त हम इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। किस चीज पे, कि क्या उसके पास हिस्ट्री रही है, कहीं उसके कोई बचपन के ऐसे इश्यूज ना हो जो रिजॉल्व नहीं हुए हैं और उसकी वजह से उसके बिहेवियर में चेंजेस आए हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसने गलत तरीके से गलत जगह से सीखी हैं। फाइन। या उसके थॉट प्रोसेस कैसे चल रही है। तो अलग अलग मॉडल्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग थ्योरीज के अकॉर्डिंग हम उस इंडिविजुअल को प्रॉपरली स्कैन करने की कोशिश करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या रीजंस हैं। तभी हमें पता लगता है कि एक्चुअली अंडरलाइंग रीजन क्या है। फाइन। तो इन चीजों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझ के पढ़ना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा आप उसको लॉजिकली समझ लेंगे तो आप बहुत आराम से कर पाएंगे। चले, there are several psychological models which provide a psychological explanation of mental disorders. These models maintain that psychological and interpersonal factors have significant role to play in abnormal behavior. इनका कहना क्या है कि साइकोलॉजिकल और इंटरपर्सनल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर के होने में। These factors include maternal deprivation, छोटा बच्चा जिसके माँ या बाप नहीं है और ऐसे में मतलब बच्चे को या पेरेंट्स ने बहुत गलत तरीके से पेरेंटिंग करी है, जब बच्चे को जरूरत थी उस वक्त पेरेंट्स अवेलेबल नहीं थे। तो इन सब सिचुएशंस में क्या होता है, बच्चा बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करता है और पर्सनैलिटी के इश्यूज होना बहुत नॉर्मल है। फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, राइट, maladaptive फैमिली स्ट्रक्चर्स, तो फैमिली का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत नेगेटिव, लाइक पेरेंट अगर ड्रिंकर्ड हैं, पिताजी बहुत ड्रिंक करते हैं, मम्मी के साथ साथ मारपीट करते हैं, या फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत ज्यादा है घर में, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। एक पर्सनल स्पेस नहीं है, फैमिली में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, पेरेंट्स बार बार पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, फोन चेक कर लेते हैं, मतलब बहुत सारी इस तरह की चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से बच्चों को या किसी भी इंडिविजुअल में साइकोलॉजिकल इश्यूज आना नॉर्मल है। सिवियर स्ट्रेस, कोई बहुत मेजर ऐसा इवेंट हो गया है, किसी के पेरेंट्स की डेथ होना या पार्टनर की डेथ हो जाना, मतलब बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, बिजनेस में बहुत बड़ा कोई लॉस हो गया है, एन नंबर ऑफ थिंग्स कैन हैपन। फाइन। तो ओके, सबसे पहला मॉडल है जो हम आज करने वाले हैं, दैट इज साइकोडायनामिक मॉडल, एंड आफ्टर दैट बिहेवियरल मॉडल हम करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ बस यही है, दो ही करेंगे आज हम, साइकोडायनामिक मॉडल एंड बिहेवियरल मॉडल। ओके, साइकोडायनामिक मॉडल क्या बोलता है, थ्योरिस्ट किसने दिया था, ये दिया था हमें फ्रॉइड ने, है ना। ओके, बिलीव दैट बिहेवियर whether normal or abnormal is determined by psychological forces within the person which he or she is not consciously aware. ऐसी फोर्सेस किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जिन फोर्सेस को लेके वो इंडिविजुअल कॉन्शियसली अवेयर नहीं है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड व्हाट, साइकोडायनामिक मॉडल, है ना। क्या कहता है ये, फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। ऐसी साइकोलॉजिकल फोर्सेस, वो फोर्स अंदर से जिस चीज के लिए इंडिविजुअल खुद अवेयर नहीं है, और वो हमारा नॉर्मल या एबनॉर्मल बिहेवियर को डिटरमाइन करता है। दीज इंटरनल फोर्सेस आर कंसिडर्ड डायनामिक, ये चेंज होती रहती है। दैट इज
दे इंटरैक्ट विद वन अनदर एंड देयर इंटरैक्शन गिव्स शेप टू बिहेवियर। वे आपस में इंटरैक्ट करती हैं फोर्सेस, और उन्हीं के इंटरैक्शन की वजह से किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर बनता है, शेप होता है। ऐसे ही थॉट्स और इमोशंस भी हमारे उसी की वजह से शेप होते हैं। अब नॉर्मल सिम्टम्स आर व्यूड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन दीज फोर्सेस। अब फ्रॉइड ने कौन सी फोर्सेस दी हैं? सबसे पहले आती है इंस्टिंक्चुअल नीड्स, ड्राइव्स एंड इंपल्सिव। इंपल्सिव बिहेवियर क्या होता है? इड। थियरी याद करें आप। इड क्या है? बच्चों वाली चीजें। आपका बच्चों वाली जो जिद है वो अभी तक डिसॉल्व नहीं हुई है, तो आप बड़े होने के बाद जब आप एक मेच्योर पर्सनालिटी होंगे, आपको चैलेंजेस आएंगे। रैशनल थिंकिंग, ईगो एंड सुपर ईगो, यानी कि इड, ईगो, सुपर ईगो, तीनों में अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो इंडिविजुअल तो फिर कंफ्यूज होगा ही ना। इड कह रहा है ईगो को, तू मेरे साथ चल, यार एक चीज मांगी थी वो ही नहीं मिल सकती। सुपर ईगो कहता है कि नहीं यार, मॉरली भी तो देखे ना, मतलब लोग क्या कहेंगे, सो एंड सो। तो वहां के बीच में भी बेचारा ईगो फंस जाता है, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। फिर ईगो को बैलेंस बनाना पड़ता है। वो अगर बैलेंस नहीं बना पाता है, या ऐसा है कि बहुत लंबे वक्त से वो बैलेंस बनाते हुए आ रहा है, तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब वो फट जाएगा कि अब बस नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त। तो वहां पे बिहेवियरल इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। समझे? ये कुछ ऐसा ही है। देखिए, प्रॉब्लम्स सबकी फैमिलीज में होती हैं। आप कोई भी घर आपको ऐसा नहीं लगेगा जहां पे आपको ऐसा लगे कि वाओ कितनी अच्छी चीजें हैं। कोई भी घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा। हर एक फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, विच इज ट्रू। लेकिन यहाँ पे हम कुछ चीजों को थोड़ा सा रैशनली देखते हैं। अब किसी के साथ चीजें ऐसी हैं कि वो बर्दाश्त कर सकता है और वो अच्छे से रह सकता है, कंफर्टेबली रह रहा है। किसी के लिए वो जितनी बार बर्दाश्त कर रहा है उसको उतनी बार तकलीफ हो रही है, और वो धीरे 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 करके होता है ना कि एक प्रेशर कुकर है, प्रेशर बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। अगर आपने उस स्थिति को नहीं निकाला, उसके अंदर के प्रेशर को नहीं रिमूव किया, तो कुकर ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये वही चीजें हैं। समझे? हम डील कर पा रहे हैं जब तक हम करेंगे, नहीं कर पा रहे हैं तो वो चीजें बाहर निकलेंगी। चलो लास्ट स्लाइड फॉर द डे, बिहेवियरल मॉडल। बिहेवियर मॉडल क्या बोलता है? सी बिहेवियरिस्ट जो है वो बहुत नॉर्मल सी चीज कहते हैं कि चाहे नॉर्मल बिहेवियर हो या अब नॉर्मल हो, हमने सब कुछ लर्न किया है, हमने सब कुछ सीखा है अपने आसपास की चीजों से, लोगों के एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपीरियंस से हमने चीजों को बस लर्न किया है। ठीक है? अब जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो गलत लर्निंग की वजह से हुए हैं। तो हमने, यानी कि जो हमने चीजें लर्न करी है उनको हम अनलर्न भी तो कर सकते हैं ना। हमने गलत चीजें लर्न करी है। अगर आपने इस क्वेश्चन के आंसर में ये वाला क्वेश्चन कर लिया, आंसर कर लिया, तो वो गलत है ना, क्रॉस मतलब आपने कर दिया ना, गलत आंसर लर्न किया है। तो हम सेम वाला आंसर लर्न कर सकते हैं ना, उसको छोड़ सकते हैं ना। वही चीज बोलता है। तो मॉडल किस चीज पे कंसंट्रेट करता है? दैट आर लर्नड थ्रू कंडीशनिंग एंड purposes दैट what has been learned can be unlearned। जो हमने कंडीशनिंग के थ्रू, यानी कि अलग अलग सिचुएशंस के थ्रू हमने जो चीजों को लर्न किया है, और जो चीजें अनवांटेड हैं उनको हम अनलर्न कर सकते हैं, उनको हम भूल सकते हैं। सो लर्निंग कैन टेक प्लेस बाय क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड सोशल लर्निंग। अब ये तीनों चीजों के बारे में आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, तो क्या कहते हैं, बताया जाए? देखो, कंडीशनिंग क्या होती है। अब फॉल्टी बिहेवियर भी लर्न कर सकते हैं और हम उससे अच्छा बिहेवियर भी लर्न कर सकते हैं। दोनों चीजों के बारे में करते हैं। एग्जाम्पल करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग का। अब आप सोचें, क्लासिकल कंडीशनिंग में ऐसा है कि जैसे हमने डॉग वाला एग्जाम्पल लिया था, डॉग को हम बेल बजा रहे हैं, डॉग को फूड दे रहे हैं, बेल के साथ डॉग को फूड मिल रहा है, तो बेल बजते ही डॉग तो रेडी हो जाएगा ना कि अब मुझे खाना मिलेगा, है ना? क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है? अच्छा बिहेवियर क्या होगा कि जितनी बार आप अच्छे से काम कर रहे हैं, पेरेंट्स आपको नहीं, रिवॉर्ड का तो नहीं कह सकते हैं, आपका टाइम टेबल सेट किया है, 7 बज गए हैं आपको सोना है, 7 बज गए आपको खाना खाना है, एग्जैक्ट 7 बजे आपको खाना मिलता है, तो आपको तो होगा ना 7 बज गए भूख लगेगी। रिसेस टाइम में होता है हमारे साथ, है ना? रिसेस की बेल बजती भूख लग जाती है। इवन उससे एक एक लेक्चर पहले, 4th 5th लेक्चर में हमें भूख लगनी शुरू शुरू हो जाती है, रिसेस कब होगी, भूख लगी है।
टाइमिंग सेट हो जाती है, क्लासिकल कंडीशनिंग। गलत चीजें क्या हो सकती हैं? बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि चले वो ओपन कंडीशनिंग में हम एग्जांपल करेंगे, ठीक है। फॉल्टी लर्निंग भी मतलब इसकी वजह से हो सकती है, और वैसे क्लासिकल कंडीशनिंग को हम ज्यादातर यूज करते हैं फॉल्टी लर्निंग को अनलर्न करने के लिए। एग्जांपल मैं आपको दूंगी। ओपन कंडीशनिंग क्या होती है, जैसे कि बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा होमवर्क किया, उसको चॉकलेट मिली, तो हर बार वो जब अच्छा होमवर्क करता है उसको चॉकलेट मिलती है, ओपन कंडीशनिंग है ना। वैसे ही जितनी बार कोई भी इंडिविजुअल ड्रिंक कर रहा है या ड्रग्स ले रहा है, किसी भी तरीके की एडिक्शन है, फोन यूज कर रहे हैं, वी आर फीलिंग सेटिस्फाइड, वी आर फीलिंग गुड, उसका रिस्पॉन्स हमें अच्छा मिल रहा है, तो लर्निंग होगी ना, ओपन कंडीशनिंग, राइट। अब यहाँ पे गलत लर्निंग हो गई है गलत एसोसिएशन हो गया है, इसको हमें ब्रेक करना है। कैसे करेंगे? जैसे कि अब फॉल्टी लर्निंग कैसे हो सकती है, आपने सपोज आलू के पराठे खाए सुबह और आपको वोमिटिंग हो गई, तो वो नोजिया वाली फीलिंग नहीं है रहती कि आलू के पराठे खाने से मुझे वोमिटिंग हुई है, तो मैं मतलब अगले 2-3 बार जब तक घर में पराठे बनेंगे आप नहीं खाएंगे, अंटिल यू आर बिलीविंग कि ठीक है नहीं यार इसकी वजह से नहीं वैसे हो गया होगा, तो बहुत टाइम तक ऐसा होता है ना, नहीं खाते हम। क्लासिकल कंडीशनिंग विच इज फॉल्टी लर्निंग, हो सकता है अदरवाइज हुआ हो सकता है आलू के पराठे की वजह से ही हुआ हो, डिपेंड्स, वी डोंट नो दैट, राइट। तो ऐसे ही जब कोई ड्रिंक करने वाला इंडिविजुअल हो और उसके हमें ड्रिंक छुड़वानी है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको कोई मेडिसिन देते हैं जिसकी वजह से उसको ड्रिंक को देखते ही नॉजिया वाली फीलिंग आती है, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है, वो ड्रिंक करना छोड़ देता है, राइट। तो अनलर्न के लिए हम यूज कर सकते हैं। गॉट इट? ओके। सोशल लर्निंग थ्योरी, लोगों को देख के हम ऑब्जर्व करते हैं ना, लर्न करते हैं। जैसे बड़े भाई बड़े बहन को किसी चीज के लिए मार पड़ गई, तो हम समझ जाते हैं भाई यहाँ पे मुझे नहीं छेड़ना है, एंड अगर वरना मुझे भी मार पड़ेगी। सोशल लर्निंग, उनकी गलती की वजह से हमने सीखा, राइट। तो दिस इज इट फॉर टुडे, नाउ वी आर एंडिंग आवर लेक्चर फॉर टुडे। बाकी चीजें हम करेंगे कल, तो जितने मॉडल्स बाकी हैं वो हम कल कंप्लीट करेंगे, एंड डे आफ्टर टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद आवर डिसऑर्डर्स। ऑल राइट, see you then, see you tomorrow, bye bye, take care. If you're liking the videos, if you're understanding whatever I'm teaching, then please do subscribe, like and share the channel. All right, bye bye, take care.